हाँ बच्चों नमस्कार, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का जो रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा बचा था, सामूहिक अपनेपन का भाव, उसका भी थोड़ा मोड़ा रिमेनिंग पार्ट बचा, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसी पेज का जो आपको दिख रहा है, इसका सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। आखिर सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा होगा, ये मैंने क्लास में बताया था। फिर थोड़ा मोड़ा जो बचा उसको बता देता हूँ मैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। देखिए राष्ट्रवाद का विचार अब लोगों को लगा, जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स थे, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो हमारे ये रिवोल्यूशनरिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद का विचार आप लोक कथाओं को, जो लोग मतलब जो पुरानी कथाएं, हमारे राजा महाराजाओं की कथाएं हैं, उसको सुनाइए और उनकी वीर गाथाओं का वर्णन कीजिए कि कैसे वो वीर थे, उसके बारे में बताइए लोगों की। अरे और कैसे एक दूसरे से बड़ा क्लोज रहते थे, वो समाज में कितने अच्छे से भाईचारे से रहते थे, इस चीज़ को बताइए। और बताइए कि अंग्रेजों ने किस तरह से इस भाईचारे को ख़त्म किया, हम तो एक हैं, ये हमको लड़ाते हैं। इस तरह से राष्ट्रवाद का विचार पनपेगा। तो इस तरह से जो भाट व चारणों, ये दो मतलब जात कास्ट होती है, उन्होंने सब काम चालू कर दिया, लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया और सुनाना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनश्रुति को इकट्ठा करने के लिए गाँव को घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानी हमारी उस पुरानी संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। उनका मानना था कि अगर हम लोक कथाएँ लोगों तक पहुँचा दें तो जो भ्रष्ट हुए हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, रास्ते से भटक गए हैं अंग्रेजों के बढ़ावे चढ़ावे में, तो वो नहीं भटकेंगे। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और इनसे किस तरह से हम लोहा लेंगे। अगर अपनी राष्ट्र पहचान को ढूंढने और अपने अतीत गौरव का भाव पैदा करने के लिए हम इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। उनको ये मानना था कि अगर हमें अपने गौरव को पैदा करना है कि हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, पहले राष्ट्रवाद बहुत छाया हुआ था, वो अगर उसको करना है तो लोकगीतों को भाई रखना पड़ेगा हमारे पास। इसमें देखिए एक बहुत बड़े जो हमारे वो थे क्रांतिकारी नेता रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी कुछ लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों, पेज आप टर्न अप कीजिए, मिथकों को इकट्ठा करने के निकल पड़े। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी काम किया था, बहुत सारी किताबें लिखी इसके ऊपर, ताकि लोग अपने गौरवमय इतिहास को पढ़ के राष्ट्रवाद की भावना में आ जाएं। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें हर जगह आंदोलन भी किया, लोगों को इकट्ठा किया, समझाया कि हम सब भारत के ही नागरिक हैं, एक हो जाओ। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। अगर आप सदर्न इंडिया की बात करेंगे, मतलब हमारे जो मद्रास में उस टाइम एक हमारे वो थे नटेशा शास्त्री जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से। ये तमिल में इसका प्रकाशन था और 4 खंडों में, 4 पार्ट्स में इसको लिखा गया था। और उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, लोगों के असली विचारों विचारों सबसे विश्वसनीय व्यक्ति। उनका भी यही मानना था कि इसी से ही हम राष्ट्रवाद की भावना को जगा सकते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनके राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते चले गए। देखिए भारत माता का चिन्ह दे रखा है, अब इन्होंने चिन्हों को बनाया कि लोग चिन्ह से भी जुड़ेंगे, क्योंकि भारत माता का मतलब है देश की माता। जैसे घर में हम एक ही माता को मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भारत माता है, तुम भारत से प्रेम करो। इन लोगों का जो राष्ट्रवादी जो नेता थे हमारे, ये कहने लग गया, जागरूक होते चला गया। जैसे बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा हरा पीला लाल तैयार किया गया, एक झंडा तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत, जब हम गुलाम थे तो हमारे जो 8 मेन प्रांत थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था, बंगाल था, बिहार प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, है ना, बॉम्बे प्रोविंस था, इसको प्रतिनिधि करने के लिए इसको दर्शाया गया उस झंडे के अंदर 8 कमल के फूलों के द्वारा। और हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए चांद बनाया गया, क्योंकि चांद दोनों लोग मानते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लिए बहुत समान है, चांद का बड़ा महत्व है हमारे धर्म के अंदर। तो दोनों के लिए चांद दर्शाए गए झंडे को, ताकि लोग उसको अपनाएं और भारत माता और भारत देश को एक माने। आगे चल के 1921 में तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी चरखे के प्रतीक को जगह दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 में एक झंडा तैयार कर दिया जिसके बीच में चरखा था। इसका मतलब था कि हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। और जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और कहीं भी अगर जुलूस हो रहा है, कहीं कोई रैली निकल रही है, जैसे आज अगर हम काले झंडे दिखा दें
तो हमारी गिरफ्तारी तक हो सकती है किसी पार्टी के खिलाफ। तो वैसे उस टाइम भी था, अगर आपने ये गांधी जी के ये झंडे को दिखा दिया, साथ में लेके चले, तो गिरफ्तारी भारतीय को हो जाती थी उस टाइम पे। अब देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। इसको मैंने पहले बताया है कि अब इतिहासकार ही मान लगे थे कि जो हमारे अंग्रेजों ने इतिहास को ख़राब कर दिया, हमारे राजाओं को कायर बताया, उसके अंदर हमारे राजाओं को तुच्छ बताया, तो ये सही व्याख्या नहीं की थी। अंग्रेजों का यह मानना था कि अगर हमें भारतीय राजाओं जो हमारे पहले इतने बड़े बलशाली थे और उनके गौरव में इतिहास को पढ़ाया जाए तो बिल्कुल राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। अंग्रेजों की नज़रों में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय लोगों को ये बताया कि आप लोग पिछड़े हैं, आदिम हैं, आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, हमें आपकी मदद करना है, इसलिए हम आपके ऊपर शासन करते हैं। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धि खोज में अतीत की ओर देखने लगे। लेकिन अब भारतीय लोगों को समझा दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेज बहुत डरपोक हैं, इन्होंने हमको ही मूर्ख बना के हमारे द्वारा ही शासन कर रहे हैं। हमारे भारतीय राजा महाराजा बहुत बलशाली थे, उनके खाली एक हुंकार भरने से भाग जाते थे। ये समझाया गया लोगों को। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। इन्होंने समझाया, राष्ट्रवादी लोगों ने समझाया और इतिहासकारों ने समझाया लोगों को कि किस तरह से जब उस समय दुनिया खाना बदोश थी, दुनिया के अंदर कुछ नहीं था किस देश के पास, तब हमारे भारत में गुरुकुल स्थापित हो चुके थे। हमारे भारतीय कला कोई जवाब नहीं था, वास्तुशिल्प कोई जवाब नहीं था, मूर्तिकला बहुत अच्छी बनती थी, विज्ञान और गणित बहुत अच्छा था, धर्म था, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी, हम समाज में एकजुट होकर रहते थे। जब उस टाइम के लोग अभी कपड़ा पहनना तक नहीं जानते थे। सोचिए भारत इतिहास कितना बड़ा था, है ना। हमारा व्यापार बहुत फल फूल रहा था, लोग हमसे व्यापार करते थे, भारत के ऊपर टिके रहते थे। मतलब उन्होंने इस तरह से समझाया। लेकिन आज जब ब्रिटिश शासन ने हमारी दुर्दशा कर दी, तो इस तरह से लोगों ने आह्वान किया कि अभी भी एक हो जाओ। ये बेटा आपका चैप्टर नहीं खत्म हो जाए, निष्कर्ष में कुछ भी नहीं है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको पढ़ा दिया गया है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे बेटा। थैंक यू।